नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम पहुंचकर तमाम चीजों का जायजा लिया है और भारी बारिश के चलते प्रदेश में कहां-कहां और कितना नुकसान हुआ है, इस पर अधिकारियों से बातचीत भी की। प्रदेश में बारिश देर रात से ही लगातार हो रही है और बारिश के चलते कई जगहों से नुकसान की भी खबरें सामने आ रही हैं। आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अलर्ट रहने के मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी दी है। जिलाधिकारियों से भी बात की, यहाँ पर आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ SDRF की टीम सभी जगह लगी हुई है। NDRF के लोग जुड़े हुए हैं, PWD, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार हैं। बात की है, सब लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। कहीं कहीं जल भराव भी हुआ है और यह भी सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जहाँ जल भराव हो रहा है, जहाँ पर जो हमारे नाले हैं या छोटे रास्ते हैं, कई स्थानों पर घास, कई स्थानों पर पन्नी इत्यादि, कई सारे कपड़े ऐसे फंस जाने के कारण से भी जल भराव एकदम से ज़्यादा हो जाता है। तो सभी को आज दिखवा लेंगे क्योंकि आज पहली बरसात हो रही है। इसके बाद हम सब लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर काम करना है। उसके हिसाब से सभी लोग अपने अपने स्थानों पर काम करेंगे, अपने अपने जिलों पर काम करेंगे। CM साहब, चारधाम के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे कुछ प्रदेश सरकार की अपील भी है। चारधाम श्रद्धालुओं से मैं लगातार एक ही बात उनसे अपील करता हूँ कि अगर मौसम ज़्यादा खराब होता है तो अपनी यात्रा को रोक दें और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार ही जो है अपनी यात्रा का रूट बनाएं, अपनी यात्रा का प्लान करें। पहले ही करीब 20 दिन पहले हमने सारे DM और सारे आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के सामने मीटिंग करी थी और उसमें जो भी निर्देश थे इसकी एक चेकलिस्ट हमने बनाई थी कल वो 4 पेज की। हर पॉइंट पे हमने कहा था तैयारी कर लें, बहुत तो कर लिया था। उसके बाद फर्दर मेरी मीटिंग के बाद उन्होंने अपने ज़िले में मीटिंग करके उन तैयारियों को जायजा लेकर उसको दुरुस्त कर लिया था। मानसून इस बार डिले हुई है, आज पहली बारिश जो कह सकते हैं हुई है, तो इसके बाद पता चलेगा हमारी तैयारियों में कहाँ कमी है, तो उसको फिर से एक मीटिंग करेंगे, हम उन कमियों को दूर करेंगे। उधर देहरादून में देर रात से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और वहीं लगातार बारिश होने से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है और प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। इसके मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसके तहत सभी लाइन विभागों के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट रहेंगे, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं करेगा। वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि मौसम के मिजाज को देखकर ही श्रद्धालु अपनी यात्रा करें। तो उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बरसात जारी है। बरसात के चलते जहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा है कि बरसात के मद्देनजर लोगों को खतरा न हो, इसको देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा जगह जगह पर दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों को भी काटा गया है। भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और SDRF की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो इसमें जो कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में और लोगों को पता रहे इसमें ख़तरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। जहाँ जहाँ पे कम्युनिकेशन वीक है वहाँ पे सभी DM से कहा गया कि अतिरिक्त वो वॉकी टॉकीज़ खरीद लें। वहाँ पे प्रधानगणों को या वन पंचायतों को या आपदा मित्रों को या जो भी हमारे समूह हैं वहाँ पे उनको बांट दी जाए ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारा खुला रहे।
धर्मनगरी हरिद्वार में मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। शहर की सड़कों पर जलभराव की समस्या से वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और जलभराव से आम लोगों को भी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। शहर की सड़कें तालाब बनी हुई हैं, वहीं नालों की सफाई न होने के चलते लोगों के घरों में नालों का गंदा पानी घुस रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि नगर निगम के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और नगर निगम के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों को देखकर। और हरिद्वार से विकास खरे और हमारे साथ नवीन जुड़े हुए हैं देहरादून से। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे विकास? मनीषा, देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी वो साफ तौर पर सच साबित होती दिख रही है। देर रात से जो हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश से जो है कहीं ना कहीं जो हरिद्वार के सबसे व्यस्तम जो चौराहा है भगत सिंह चौक और जो है आपका चंद्रचार्य चौक, कहीं ना कहीं पूरी धर्मनगरी जो हरिद्वार है वो जलमय हो चुकी है और कहीं ना कहीं लगभग 4 से 5 फीट तक जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस चुका है और कहीं ना कहीं लाखों के नुकसान होने की आशंका साफ तौर पर प्रशासन के द्वारा जता गई है। लगातार जो राहगीर है जो आवाजाही वो पूरी तरह से जो ठप हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जो आमजन है उनको साफ तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो धर्मनगरी का यह पहला जिस तरह से मानसून के एक दस्तक दिए तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नगर निगम की मदद से साफ तौर पर पोल खुलती यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे में जो लगातार जो आमजन है वो पूरी तरह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी हरिद्वार में लगातार बारिश जारी है। मनीषा, आप साफ तौर पर मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी मूसलाधार जो है देर रात से यहाँ पर बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं तापमान में भी साफ तौर पर गिरावट आई, कहीं ना कहीं आमजन को जो है गर्मी से भी निजात मिली। उसके साथ साथ ही जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर भी साफ तौर पे एक जो है खुशी की लहर यहाँ पर दौड़ रही है। कहीं ना कहीं किसानों को भी जो है उनकी खेती को इससे जो है साफ तौर पे एक लाभ मिलेगा और जिस तरह से जो है काफी समय से हरिद्वार में गर्मी का मौसम साफ तौर पे देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं इससे निजात तो मिले और कहीं ना कहीं जल भराव से लोगों के घर में इससे भारी नुकसान भी हुआ। लाखों का नुकसान जो है हरिद्वार प्रशासन के द्वारा जता गया और साफ तौर पे जो हरिद्वार एसडीएम वो भी लगातार निरीक्षण करे आखिरकार कहाँ पर जो जल भराव से नुकसान हुआ है और साफ तौर पे जो पानी की जो निकासी उसको साफ तौर पे वहां पर जो है कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश किया जा रही है। हेडपंप वहां पर लगा है ताकि जल्दी इस समस्या से निपटारा हो पाए। मनीषा, बिल्कुल विकास, तो नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आई है। रुक कर लेते हैं नवीन शुक्ला का, देहरादून से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नवीन, जिस तरह से इस बारिश ने नगर निगम की पोल को पूरी तरह से, दावों की पोल को पूरी तरह से खोल के रख दिया है, आने वाले पर्यटकों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हो गई है, मूसलाधार बारिश हो रही है। देर शाम की बात की जाए तो लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही मैं राजधानी देहरादून की बात करूंगा तो राजधानी देहरादून में भी जो जलभराव की स्थिति आ रखी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ ही देर पहले आपदा प्रबंधन विभाग के गए थे और वहां पर उन्होंने पूरे मौके का जायजा भी लिया है कि किस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है, क्योंकि समूचे उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसको लेकर अब अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहाड़ में कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है, चाहे बारिश को लेकर हो या फिर जो कई बार बारिश से पहाड़ियां भी खिसकती हैं उसकी घटना हो, उस पर तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आला अधिकारियों से बैठक भी की है और उन्होंने निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से तैयार रहे। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो एसडीआरएफ की टीम है उसे अलर्ट मोड पर किया गया है, तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। और अगर आपदा प्रबंधन विभाग की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग की पूरी तैयारी है। आपदा प्रबंधन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है। और साथ ही अगर मैं बताना भी चाहूंगा कि समूचे उत्तराखंड में चाहे गढ़वाल मंडल की बात की जाए या फिर कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश हो रही है। और मैं केदारनाथ धाम की बात करना चाहूंगा तो केदारनाथ धाम में इस समय जो हेली सेवा है उसे रोक दिया गया है क्योंकि मौसम लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो यात्रियों की किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए जो हेली सेवा है इस समय कुछ देर के लिए बंद कर दी गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए और आपदा प्रबंधन विभाग गए हैं, वहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और तमाम अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि बरसात को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट रहा जाए। कोई भी अधिकारी अपना फोन बंद ना रखे। जो भी राहत और बचाव कार्य कहीं पर अगर ऐसी समस्या आती है तो उसे तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जाए। तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बारिश को लेकर खुद ही मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं
तो लगातार अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पहाड़ है, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, इसका समय समय पर जो अधिकारी हैं उनसे जानना फीडबैक भी चाहेंगे कि लेते हुए नजर यातायात आ रहे हैं। व्यवस्था और वहां पर किस तरह की है? अगर राजधानी देहरादून की यातायात व्यवस्था की बात की जाए तो बारिश के चलते कहीं ना कहीं जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यातायात पुलिस भी इस मुहिम में लगी हुई है और यातायात पुलिस जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे संभालने में का काम भी कर रही है। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विकास खरे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विकास, जानना चाहेंगे कि हरिद्वार में जिस तरह से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश लगातार जारी किए गए हैं कि अपनी यात्रा को करने से बचें और बारिश को देखते हुए और मौसम के मिजाज को देखते हुए ही अपनी यात्रा पूरी करें। ऐसे में जो हरिद्वार श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश, और गंगा में वो स्नान करने अभी ना जाएं, इसके लिए क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिला परिषद ने निर्देशित किया है कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर बरसात के कारण जो है बढ़ जाता है, उसमें भी जो है कहीं न कहीं गंगा जलस्तर को कम किया गया है, वहां पर पानी रोका गया है। जो नीलधारा है उसमें जो है गंगा का जलस्तर छोड़ा गया है। ऐसे में जो पर्यटन लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं या जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं उनको भी साफ तौर पर प्रशासन की टीम जो दिशा निर्देश करे कि कृपया करो, जो अगर आप गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो कृपया कर गंगा के किनारे ही लगाए और कहीं न कहीं हद तक ही रहकर जो है माँ गंगा में आप स्नान करें। इसको लेकर जो है पूरी तरह से हरिद्वार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है। हालांकि अगर हम साफ तौर पे बात करें श्रद्धालुओं की या फिर ट्रैफिक व्यवस्था की, साफ तौर पे हरिद्वार में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन हरिद्वार शहर की हम बात करें तो हरिद्वार शहर में ट्रैफिक व्यवस्था जल भराव से बिल्कुल ठप हो चुके हैं। कहीं न कहीं और जो राहगीर है उनको साफ तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में लगातार पानी बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो लाखों का नुकसान भी, जो मार्केट है, जो बाजार है, वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तराखंड में 26 जून से वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विषय पर G20 की बैठक होने जा रही है और बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। इस बीच G20 बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और 26 से 28 जून तक नरेंद्र नगर में G20 समिट की बैठक चलेगी। वहीं आज नरेंद्र नगर स्थित वेस्टर्न होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। तो G20 की बैठक 26 जून से शुरू होने वाली है और विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गंगा आरती में भी ये तमाम विदेशी मेहमान शामिल होंगे। तो 26 जून से G20 सम्मेलन शुरू होगा और आज 3 बजे नरेंद्र नगर में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विकास का। विकास, जिस तरह से 26 जून से G20 की बैठक आयोजित होने वाली है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात करें तो G20 उत्तराखंड में ये इस बार जो है तीसरी बैठक, जो तीसरा सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है और कहने की साफ तौर पे अंतिम जो रूप है G20 की बैठक को यहाँ पर दिया जा चुका है। हालांकि आज 3 बजे जो है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है जानकारी दी जाएगी और कहने के जो विदेशी मेहमान है उनका भी लगातार उत्तराखंड में जो है सिलसिला लगातार पहुंचने का जारी है। हालांकि जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो उनका लगातार स्वागत किया जा रहा है। कहने के उत्तराखंड का जो लोक संस्कृति है उसके द्वारा जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से एक बार तीसरी जो G20 यह सम्मेलन होना जा रहा है, कहीं न कहीं उत्तराखंड की जो संस्कृति है, ऑल वेदर जो रोड है, उत्तराखंड का जो विकास है, इससे जो पूरी तरह से रूबरू कराया जाएगा। हालांकि पिछली 2 मीटिंग में भी जो उत्तराखंड को पूरी तरह से रूबरू कराया जा चुका है। हरिद्वार की जो ऑल वेदर रोड है, जो फ्लाईओवर है, कहीं न कहीं पर्यटन में इसमें जो पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा हुआ है। साफ तौर पर इस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी जो है सोशल अकाउंट में इस तरह की जानकारी दी है। और आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह जो विदेशी मेहमान 25 जून यानी कि आज जो है जोलीग्रांट पर जो है एयरपोर्ट पर पहुंचे थे 7:26 पर, तो आज जो है फ्लाइट दिल्ली से इंडिगो जो वहां से रवाना हुई थी, आज लोग सुबह जो वहां पर नहीं पहुंच पाए। खराब मौसम होने के चलते जो है फ्लाइट जो है जोलीग्रांट एयरपोर्ट से जो आसमान से ही वहां से जो उसको डाइवर्जन कर देगा लखनऊ के लिए। तो कहीं विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हो। जिस तरह जो एक पूरा जो डेलीगेट है विदेशी मेहमानों का, वो जोलीग्रांट से जो है साफ तौर पर वापसी हुआ है आसमान से। तो ऐसे में जो है उनका लखनऊ में जो उनको डाइवर्ट किया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह से G20 की जो बैठक उसको अंतिम रूप दे चुका है प्रसन्न, और साफ तौर पर जो तमाम तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई। लेकिन कहीं भारी मौसम के चलते, जो बरसात के चलते जो मौसम में फिलहाल जो साफ तौर पर खराब हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस G20 सम्मेलन को भी लेकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं अगर हम बात करें तो आज सुबह जिस तरह से जो है पहाड़ी से जो बोल्डर रहा है नरेंद्र नगर की रोड पर, कहीं ना कहीं इससे भी जो है काफी भारी नुकसान वहां पर हुआ है। कहीं ना कहीं रोड आज जो सुबह बंद हो चुके हैं, तो उसको भी पूरी तरह से जैसे भी वहां पर लगा प्रशासन खोलने की फिलहाल कोशिश कर रहा है ताकि आवाजाही पूरी तरह से जो है
बनी रहे और कहीं ना कहीं G20 का जो सम्मेलन उसमें किसी प्रकार की कोई भी विदेशी मेहमान के रास्ते में रुकावट ना आए। मनीषा। बिल्कुल विकास, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो मौसम है, जो खराब मौसम है, वो काफी ज्यादा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। तो इस G20 सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराना इस मौसम के चलते कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए, और जिस तरह से विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो उनके स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल मनीषा, सातों में उत्तराखंड में खराब मौसम एक जो है पूरी तरह से बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन विदेशी मेहमानों का जो सिलसिला लगातार देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचने का जारी है। हालांकि एयरपोर्ट जोलीग्रांट पहुंचने का साफ तौर पे फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ में जो स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसके द्वारा ही जो वहां पर विदेशी मेहमानों का जो है आगाज पूरी तरह से वहां पर हो रहा है, कहने के स्वागत भी किया जा रहा है। तो ऐसे में जो खराब मौसम के चलते प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन अब से जो है 3 बजे जो है हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारी दी जाएगी, कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से साफ तौर पर यहाँ पर तैयार है G20 सम्मेलन को लेकर। मनीषा। ठीक है विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर उत्तराखंड में अवैध कब्जों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बयान दिया है कि सरकार प्रदेश में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प ले चुकी है। इसके लिए उसका ना किसी को संरक्षण है और ना ही किसी को समर्थन है। सुरेश जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी के निजी मामलों में आरोप का जवाब पार्टी नहीं बल्कि संबंधित व्यक्ति या संस्थान ही दे सकता है और भाजपा निजी मामलों में किसी की पैरोकार नहीं है। जमीनों के प्रकरण को लेकर जो कांग्रेस के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार और असत्य आरोप हैं, क्योंकि पहली बार इन 23 वर्षों में किसी मुख्यमंत्री के द्वारा इतनी कड़ाई से सभी सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है। जो भी व्यक्ति दोषी है उसको दंडित किया जा रहा है और आज के दिन चाहे वो नगर निगम की ज़मीनें हों, चाहे वो वन विभाग की ज़मीनें हों, चाहे वो राजस्व की ज़मीनें, जो भी ज़मीन जिस भी व्यक्ति के द्वारा कब्जा की गई है उन सभी ज़मीनों को खाली कराया जाएगा। ये सरकार का संकल्प है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति का भी विषय है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश की खराब हालत और चरमराती हुई पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि प्रदेश की पुलिस भी सही तरीके से काम नहीं कर रही। चाहे बात अंकिता हत्याकांड की जाए तो हर जगह पुलिस फेल ही नजर आती है। आगे उन्होंने कहा है कि हरिद्वार में उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर आतंकवादियों को पकड़ती है। आखिर क्या कर रही है उत्तराखंड की पुलिस? कानून व्यवस्था निश्चित ही गड़बड़ाई हुई है। अंकिता मर्डर केस इतना बड़ा केस हुआ है जिसमें अभी तक वीआईपी का खुलासा नहीं हुआ। हरिद्वार में आतंकवादी यूपी की पुलिस आके पकड़ती है। आपकी राजधानी में एक विपिन रावत नाम के लड़के को पीटा जाता है, 10वें दिन मर जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष को आंदोलन करना पड़ता है अपराधियों को पकड़ने के लिए, तो इससे खराब स्थिति क्या होगी? हर 24 घंटे में एक लड़की का बलात्कार होने के आरोप लग रहे हैं, इससे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था और क्या होगी? यही मुझे कहना है। और अब देहरादून चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। केदारनाथ गर्भगृह में दर्शन की अब अनुमति दे दी गई है और नियमों का पालन कर दर्शन की अनुमति दी गई है। आम तीर्थयात्री गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे। ये इस वक्त की अहम जारी बड़ी खबर और यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। तो बद्री केदार मंदिर समिति ने प्रवेश की अनुमति दे दी है और यात्रियों की संख्या को कम देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ गर्भगृह में दर्शन की अनुमति फिलहाल मिल चुकी है और नियमों का पालन कर ही दर्शन की अनुमति दी गई है। तो आपको नियमों का पालन करना होगा दर्शन के लिए और अब आम तीर्थयात्री भी गर्भगृह में दर्शन कर पाएंगे। यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब केदारनाथ धाम के गर्भगृह में दर्शन की अनुमति फिलहाल दे दी गई है दर्शनार्थियों को और नियमों का पालन करने पर ही दर्शन की अनुमति आपको मिल पाएगी। तो अब आम तीर्थयात्री भी गर्भगृह के दर्शन कर पाएंगे। यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।